हेलो, नमस्ते दोस्तों कल जब मैं लाइव क्लास में आया था तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी तरफ से तो पूरा रिस्पॉन्स था, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसके बाद मैंने देखा तो फिर मैंने उस वीडियो को भी डिलीट करवाया। तो मैं आज उन सभी प्रॉब्लमों की मैंने जो सॉल्यूशन था वो मैंने निकाल लिया है और उसके बाद हम देखने आए हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब आज के बाद उस प्रकार की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, तो आवर्त सारणी में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यूलैंड से लेके डोबेराइनर से लेके लास्ट तक मोज़ले तक आ गए थे। हमने सबकी अवधारणाएं पढ़ी, उन्होंने आवर्त सारणी के बारे में क्या बताया, कौन कितना सफल रहा, उसकी क्या विफलताएं थी। लेकिन लास्ट में हमने मोज़ले की सारी सफलताएं पढ़ी लेकिन उनकी विफलताएं नहीं पढ़ी। यानी अभी भी वैज्ञानिकों को ये लगता है कि आवर्त सारणी को कुछ और मॉडिफाई रूप दिया जा सकता है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने चल रही होगी कौन सी विफलताएं हैं। इनमें पहली विफलता जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रही होगी, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके अलावा जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें आवर्त सारणी में जगह नहीं दे पाया था। ठीक है, तो ये कुछ उनकी विफलताएं रही, बाकी आपके सामने है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, आवर्त सारणी में तत्व हैं वो अलग कई रूपों में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम तत्व है या जो मैक्सिमम एलिमेंट्स है, चाहे वो धातु हो, उपधातु हो, चाहे अधातु हो, वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए 11 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपके गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आपके 11 एलिमेंट्स किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में, और 5 एलिमेंट्स किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो अब हम बात करते हैं कि 11 एलिमेंट्स कौन से हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और 5 एलिमेंट्स कौन से हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए मैं पहले 5 एलिमेंट्स लिख देता हूं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। GaCS सीजियम, GaCS, Fr, Br और आपका सबसे लास्ट में है Hg मरकरी। ठीक है, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, अब देखो इनको किस तरह से याद करेंगे। सिंपल सी एक ट्रिक है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक कैसी है? देखो, गंगा नदी में क्या होता है? पानी चलता है, बहता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। इस बार उल्टा हो रहा है, गंगा नदी से बारिश बह रही है। गंगा नदी से क्या हो रहा है? बारिश बरसेगी। गंगा से बारिश बरसेगी। Ga गंगा, CS से फिर बारिश होगी। गंगा से फिर बारिश होगी। क्या याद करने में कोई तकलीफ होगी क्या? गंगा से फिर बारिश होगी। क्या होगी? गंगा से फिर बारिश होगी। इतनी सी याद रखनी है, गंगा से फिर बारिश होगी। लो, ये काम निपट जाएगा। अब देखिए सारे के सारे तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कब पाए जाते हैं? सामान्य ताप पर। कब? सामान्य ताप पर। सामान्य ताप का मतलब है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपसे कमरे के ताप पर बात करें, किस पे? कमरे के ताप पे बात करें तो, या 0 डिग्री केल्विन पे बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें या कमरे पे बात करें, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्रोमीन और मरकरी, केवल ये 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको द्रव अवस्था में बताने हैं। ठीक है, जिसमें ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका 234 डिग्री केल्विन तापमान होता है। ठीक है, 234 डिग्री केल्विन तापमान होता है। अब देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक की कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए ये डी ब्लॉक की है आपकी। ब्रोमीन है वो पी ब्लॉक की अधातु है। क्या है? पी ब्लॉक की अधातु है। याद रखना, आपसे इसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसी अधातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन। या एकमात्र ऐसी अधातु होती है वो कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आती है? तो किसमें? पी ब्लॉक में आती है। सबका ब्लॉक भी याद होना चाहिए आपको। फ्रांसियम एकमात्र रेडियो एक्टिव धातु है। ठीक है, एकमात्र रेडियो एक्टिव धातु है।
गैलियम पी ब्लॉक की एकमात्र धातु है। गैलियम क्या है? पी ब्लॉक की एकमात्र धातु है। और ब्रोमीन सीजियम क्या है? धातु है। ठीक है, आपको पता चलेगा 1 2 3 और 4 तो आपके पास धातु है और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक तो ये बन जाता है और ये डी ब्लॉक में के लिए इसलिए Hg बन जाती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं हम किसकी? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की। तो देखिए गैसीय अवस्था में 11 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैं आपको अगर बात करूं स्टार्टिंग से अगर अपन शुरू करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस होती है, पता है आप सब लोगों को। तो कौन सी हो जाएगी? H2। फिर उसके बाद ऑक्सीजन O2, उसके बाद N2 नाइट्रोजन गैस हो गई, फिर F2 फ्लोरीन गैस हो गई, उसके बाद Cl2 क्लोरीन गैस हो गई और सारी की सारी नोबल गैसें यहां पर आ जाएगी। तो मैं इनकी ट्रिक्स के अगर आधार पर लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा O2 N2 H2 F2 Cl2 और शून्य ग्रुप। कौन सा? शून्य ग्रुप या अक्रिय गैसों वाला ग्रुप। ठीक है, अब देखो मैं अगर इन सब की बात करूं तो इनकी ट्रिक किस प्रकार से निकलेगी। देखो 1 2 3 4 5 तो इसमें हो गई और इसमें 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गई और 5 ये हो गई। 6 और 5 11 हो गई। क्या? 11 हो गई। और गैसीय तत्व मैंने कितने बताए आपको? 11 ही बताए। अब इनकी ट्रिक क्या होगी? देखो इनकी ट्रिक होगी O नहीं है, O नहीं है फिकर कैल्शियम। O नहीं है फिकर कैल्शियम। ये थोड़ा मारवाड़ी का शब्द है सु। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम में कोई फिकर को नहीं अब। ठीक है, तो देखो O2 N2 नहीं, H2 है फिकर F2 Cl2 कल और शून्य से सु। O नहीं है फिकर कलसु। O2 N2 H2 F2 Cl2 और शून्य ग्रुप। याद हो जाएगी सबको। बताओ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें से देखो, इनमें से आपको 10 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो पी ब्लॉक से हैं। किससे हैं? पी ब्लॉक से हैं। और एक ही है आपका हाइड्रोजन H2 जो आपका एस ब्लॉक से है। किससे है? एस ब्लॉक से। आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग स्थिति तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग एस ब्लॉक से रिलेटेड है। और सारी की सारी क्या है? 11 की 11 क्या है? अधातु है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई धातु या कोई उपधातु ऐसी है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? नहीं पाई जाती है सर, नहीं पाई जाती है। गैसीय अवस्था में ना तो कोई धातु पाई जाती है ना ही कोई उपधातु पाई जाती है, केवल अधातुएं होती है और वो आपके सामने है। एस ब्लॉक की एक, बाकी की सारी पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में कोई नहीं होती है। समझ गए क्या इस बात को? इसके बाद देखो बात करते हैं। इसके बाद आजकल क्या है, एग्जाम में नया ट्रेड बना है, या तो आपसे कुछ इस तरह की चीजें पूछ लेता है जिनकी हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं। देखो, किसी तत्व का आवर्त वर्ग या समूह या ब्लॉक ज्ञात करना। किसी तत्व का आवर्त वर्ग और ब्लॉक ज्ञात करना। ठीक है, ब्लॉक ज्ञात करना किस तरह से करेंगे? देखो क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्लोरीन है, कौन से ब्लॉक से डिपेंड करता है साहब? जिंक है, किससे डिपेंड करता है? फॉस्फोरस किससे करता है? सोडियम किससे करता है? अरे सर मुझे तो आता ही नहीं, आपने सर मुझे सिखाया ही नहीं कि किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है। तो जरा देखो, आपका आवर्त है, ठीक है, तो जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। अभी तक इतनी बात करते हैं, ज़्यादा अपने काम में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसे? सर तिरछा काट दो, आप ही नहीं तो बताया था सर तिरछा काट दो, लो साहब काट दिया।
लो साहब काट दिया, लो साहब काट दिया। यानी पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, और फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। कुछ इसी तरह से जाएगा। अब आपको यह भी पता है कि सर s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सर। ओके साहब, मैंने आपकी ये बात भी मान ली। अब देखो, मैं किसी भी एक एलिमेंट का आपको बताना चाहूँ। मैंने कहा सर क्लोरीन का लिखो साहब, लिखें। आपको पता है क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, उदासीन अवस्था में है। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 होंगे, उदासीन है तो। अब देखो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, उसके बाद 3p5। क्या हो गए? क्या 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि इस क्लोरीन का आवर्त क्या होगा, तो बेटा सबसे लास्ट में आप सबसे लास्ट में नजर फैलाना। क्या? सबसे लास्ट में नजर फैलाना। सबसे लास्ट में जो 2 3 है, सबसे लास्ट वाले जो 2 3 उपकोष है, 1 2 3, इन उपकोष में देख लेना जो सबसे बड़ा उपकोष हो, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे बड़ा हो। मैंने आपको बताया था जैसे 3s है तो इसमें 3 मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाएगा, s द्विगंशी को दर्शाएगा। समझ गए? तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 3 है। क्या? तो कौन से आवर्त का होगा? तीसरे आवर्त का होगा। अगर मैं क्लोरीन एलिमेंट के हिसाब से चलूं तो तीसरा उसका आवर्त होगा। ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने ले लिया आपका क्रोमियम। क्या ले लिया? क्रोमियम। तो देखो क्रोमियम में कैसे भरूंगा? 24 नंबर पे होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। समझ गए? अब सर आपने कहा था कि लास्ट वाले 2 3 ले लेना और उनमें से सबसे बड़ा आपको जो दिखे मुख्य क्वांटम संख्या का मान वही आंसर कर देना आवर्त के लिए। मैंने देखा 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया। इतने लास्ट वाले 4 ले लिए। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है क्या? 4 है। तो कौन से आवर्त, अगर मैं क्रोमियम की अगर मैं बात कर लूं तो कौन से आवर्त में होगा? चौथे आवर्त में होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सर आवर्त तो हमें समझ में आ गया, कोई सा भी एलिमेंट दे दो हमें पता लग जाएगा कि वो कौन से आवर्त का है। देख लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको एटम में सिखाया भी है, यहां और सिखा दिया। अब देखो अगली बात करते हैं। सर वर्ग ज्ञात करना सीखो। बेटा जी बात ऐसी है, वर्ग ज्ञात करने से पहले आपको ब्लॉक ज्ञात करना सीखना होगा। क्या सीखना होगा रे? ब्लॉक ज्ञात करना। क्या सीखना होगा? ब्लॉक ज्ञात करना। सर ब्लॉक कैसे ज्ञात किया जाता है? अरे मैं सिखाने के लिए हूं ना, तू चिंता क्यों कर रहा है भाई? देख इधर, ब्लॉक कौन कौन से हो सकते हैं? या तो एस ब्लॉक हो सकता है, या तेरा पी ब्लॉक हो सकता है, या डी हो सकता है, या एफ हो सकता है। इन 4 ब्लॉक के अलावा क्या 5वां ब्लॉक तूने पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है? ना तो तूने पढ़ा और ना मैंने पढ़ाया। सिंपल है। अब देख तू यहां पर, सर अब मैं कैसे पता करूं कि कौन से ब्लॉक है? अरे तो मैं सिखा तो रहा हूं, रुक तो सही भाई। देख दोनों के हिसाब से चलूं। देख इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में जा रहा है, वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। देख सबसे लास्ट वाले को पकड़ ले। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है रे? पी में जा रहा है। क्या पी में जा रहा है? तो क्लोरीन कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? पी ब्लॉक का हो जाएगा। समझ में आ गई कि ये बात? उसके बाद देख क्रोमियम में, देख अंतिम इलेक्ट्रॉन ना कि 4s में जा रहा है, किस में जा रहा है? 3d में जा रहा है। किस में जा रहा है? डी में जा रहा है। तो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा रे? डी ब्लॉक का हो जाएगा। सर समझ में आ गई क्या इतनी बात? अब देख नेक्स्ट बात कौन सी है? सर इसका वर्ग ज्ञात करना सिखा दो, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा और मेरे अच्छे वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देख वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग 2 तरीके से ज्ञात करे जाते हैं। उसके लिए मुझे पहले इनको मिटाना पड़ेगा। मिटा दो सर, क्या दिक्कत है? देख मैंने जैसे ही मिटाना शुरू किया आपने बोला सर ज्ञात करना तो सिखाओ, मिटा ही रहे हो केवल। अरे तो भाई मैं सिखा तो रहा हूं ना, रुक तो सही, तू थोड़ा सा रुक जा बस। तू उधर मत जा जहां वो बुला रही है ना, उधर मत जा। राहत इंदौरी साहब याद है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये मतलब ही है मैं दुनिया मेरे दोस्त, उधर जाने का नहीं। समझ गया? देख इधर आ जा, इधर आ जा, उधर जाने का नहीं, इधर आ जा। देख ये जो वर्ग है, इस वर्ग के या तो तेरा एस वर्ग हो, एस ब्लॉक का होगा, या तेरा पी ब्लॉक का होगा, या तेरा डी का होगा, या एफ का होगा। तो मैं एक तुझे बात बोल दूं, तूने ब्लॉक ज्ञात करना सीख लिया क्या?
ब्लॉक ज्ञात करना सीख लिया, तो अगर कोई ए ब्लॉक का एलिमेंट आ जाए ना तो उससे हमेशा तीसरे वर्ग में कर देना। किस वर्ग में कर देगा? तीसरे वर्ग में। क्योंकि मैंने जब तेरे को आवर्त सारणी का विस्तार बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि जो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं कौन से? ए ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसी कारण डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। डी ब्लॉक को तो कौन से तत्व बोलते हैं? संक्रमण तत्व है। कौन से? संक्रमण तत्व है, इसीलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक के एलिमेंट्स अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को कौन से तत्व कहा जाता है? उपांत्य कोष भी तो कहते हैं डी कोष को, और ये ए ब्लॉक है वो डी कोष के भी अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अंतः उपांत्य कोष। यानी उपांत्य कोष के भी अंदर पाए जाते हैं, उपांत्य के भी अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? अंतः उपांत्य। समझ गए क्या बात? अब देखो ए ब्लॉक वाले तीसरे में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं सर एस ब्लॉक वाले की। तो बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, आप सबसे अंतिम वाले एस ब्लॉक को देखो, सबसे अंतिम वाले एस उपकोष को देखो। सर सोडियम का दिखाओ, देखिए एक बार देखो सोडियम का अगर बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। सबसे अंतिम एस उपकोष यही है क्या? यही है। पहले तो कौन से है? एस ब्लॉक में आ रहा है, और सबसे अंतिम एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो इसका वर्ग भी एक ही हो जाएगा, सोडियम का। किसका? सोडियम का। मैग्नीशियम में देखो यहाँ 3s2 हो जाता है, तो इसलिए मैग्नीशियम का कौन सा हो जाता है? मैग्नीशियम का कौन सा हो जाता है? दूसरा वर्ग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दूसरा वर्ग हो जाता है। सर ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। अब देख बेटा डी ब्लॉक की भी देख, डी ब्लॉक की से भी मस्त है, पी क्यू से भी मस्त है, बस तू देखता रहे, मैं तुझे सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। देख डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुझे कुछ नहीं करना, तुझे क्रोमियम का दिख रहा है क्या? अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो देख मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्गन 18, आर्गन 18 तक का कंप्लीट हो गया क्या? उसके बाद क्या आएगा? 4s1 और 3d5। ठीक है, डी ब्लॉक में तुझे कुछ ही नहीं करना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर तुझे देखना है, डी ब्लॉक वाले का अगर तुझे देखना है तो डी ब्लॉक और उसके पास वाला जो एस ब्लॉक है, क्योंकि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन किसे जाएंगे? n-1d में जाएंगे, और उसके ns में भी जाएंगे, तो n-1d और ns में जितने इलेक्ट्रॉन है n-1 तो d, n-1 4 -1 तो d, 4 -1 मतलब 3d। ठीक है, और ns मतलब 4s में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका योग ही क्या होगा? तेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वर्ग होगा। तो देख 5 तो ये रे, और ये के रे 6, कौन से में होगा? क्रोमियम, छठे वर्ग में होगा। कौन होगा? क्रोमियम होगा। सर ये तो बहुत अच्छी वाली ट्रिक हो गई, समझ में ही आ गई मेरे को। तो तूने देखा होगा, अगर तुझे पता हो, अगर तू रिपीटर बच्चा है, अगर तू 12th पास किया हुआ है, अगर तूने 11th अच्छे से पढ़ी है तो देखा होगा। तूने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं सिखाने के लिए हुई। तूने अगर 11th अच्छे से पढ़ी तो तूने देखा होगा जिंक में आता है 4s2 3d10, क्या आ रहा है? 10 तो ये रे, 2 ये रे, n-1d ns ये रे, कितने हो गए? 10 और 2 12। जिंक तेरा कौन से में आता है? 12वें वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? 12वें वर्ग में। सर अब पी ब्लॉक का बताओ। बेटा पी ब्लॉक का तो बहुत ही ईजी है। क्या? पी ब्लॉक का तो बहुत ईजी है। पी ब्लॉक में तो तुझे कुछ ही नहीं करना बेटा, अंतिम पी उपकोष। क्या सर एस में भी तो अंतिम एस उपकोष ही देखते थे? हाँ, एस में भी अंतिम एस उपकोष ही देखते थे, और पी में भी अंतिम पी उपकोष ही देखना है। क्या करना है? अंतिम पी उपकोष देखना है, और वो जो पी उपकोष आ जाए उसके इलेक्ट्रॉन प्लस 10 + 2 12, यानी ये कह सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन प्लस 12, ये आपका वर्ग आ जाएगा। सर दिखाओ, देखिए क्लोरीन का बेटा अभी लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। क्या यही लिखा था क्या मैंने? हाँ सर लिखा तो यही था। जरा देख, अगर मैंने यही लिखा था तो मुझे एक चीज बता, अगर मैंने यही लिखा था तो अंतिम पी उपकोष क्या यही है क्या? तो 5 तो ये हो गए साहब, प्लस 12 ये, 12 और 5 17, क्या हेलोजन वर्ग यही है क्या? हेलोजन वर्ग यही है क्या? आ गया क्या क्लोरीन का 17? आ गया क्या? याद हुआ कि नहीं हुआ बता। अब बता, तुझे रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? कहीं नहीं पड़ी? अगर नहीं पड़ी ना तो इस वीडियो को अब लाइक कर दे, समझ गया? अब वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना तेरी मर्जी है। अगर तुझे नया नोटिफिकेशन पाना है तो सब्सक्राइब कर, नहीं मत कर, लेकिन लाइक तो कर ही सकता है। देख मैंने तुझे कितनी अच्छी चीज़ बताई है, समझा क्या? अब देख
दो एक छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले तो सेतु तत्व है। क्या सेतु तत्व? ब्रिज एलिमेंट्स। क्या सेतु तत्व है? ब्रिज एलिमेंट्स। तो तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं उन्हें सेतु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेतु तत्व। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं सर, जरा बताओ। देखो, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका लिथियम, ये आपका सोडियम और ये आपका पोटेशियम। पता है, लिथियम के पास में ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम। इसके बाद ये स्कैंडियम और ये टाइटेनियम। कुछ ऐसे शुरू होता है क्या आगे तक? देख जरा, मुझे एक चीज़ बता, ये कौन सा है मेंडलीव के अनुसार? फर्स्ट है। ये कौन सा? सेकंड है। तुझे पता है फर्स्ट और सेकंड में ए चलता है, थर्ड में कौन सा आ जाता है? रे बी आ जाता है क्या? तो देख, ये थर्ड बी कहाँ से लागू हुआ है? स्कैंडियम से लागू हुआ है। इससे पहले थोड़ी लागू हुआ था, स्कैंडियम से लागू हुआ है ना। तो देख, ये तेरा पहला आवर्त, ये तेरा दूसरा आवर्त, ये तेरा तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त। क्या तीसरे आवर्त के बाद क्या ये दोनों ए और बी में चेंज हो गए? क्या हुए कि नहीं हुए? देखो, इसका तो ए है और इसका बी है, जबकि तीसरे आवर्त तक सोडियम मैग्नीशियम के बाद जो एल्यूमिनियम यहां आ रहा था उसका थर्ड ए ही है। चेक कर ले बेटा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो ऊपर वाले हैं, जो ये ऊपर वाले हैं, इन सब में तो ए आता है। जो नीचे डी ब्लॉक वाले हैं उनमें क्या आता है? बी आता है। क्या आता है? बी आता है। समझ में आ गई क्या बात? तो देख, यहाँ एक ए में आ गया और एक बी में कन्वर्ट आ गया। इसीलिए तीसरे जो आवर्त के एलिमेंट है इन्हें सेतु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ब्रिज एलिमेंट्स है? तो उसमें सोडियम मैग्नीशियम इनमें से कोई ऑप्शन दे रखा होगा। तीसरे आवर्त का तत्व दे रखा होगा, क्योंकि तीसरे आवर्त के बाद चौथे आवर्त में जाते ही तत्व दो उपवर्गों में विभाजित हो जाते हैं, ए और बी में। समझ गए क्या? इतनी सी बात थी सेतु तत्व की। उसके बाद आपका आ जाता है सामान्य या प्रारूपिक तत्व। क्या? सामान्य या प्रारूपिक तत्व। तो देखिए, सामान्य या प्रारूपिक तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? देखिए, सामान्य या प्रारूपिक तत्व एस व पी ब्लॉक के तत्व हैं, वो सामान्य या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका केवल एक ही कोष अपूर्ण होता है। इसी कारण इन्हें सामान्य तत्व कहते हैं। जबकि डी में दो कोष खाली रहते हैं और एफ में तीन रहते हैं। इसीलिए इन्हें एस व पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को सामान्य या प्रारूपिक तत्व कहा गया है। उसके बाद देखो, मैंने आपको, अब सबका क्या है, हर बार एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। एस पी डी एफ का सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जरा देखो, एस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2 तक, ठीक है। पी का होता है NS2 NP 1 से 6 तक। डी का बात करूंगा। एफ का होता है N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1, 0 या 1 केवल दो ही, और NS 1 से 2। यह आपका एफ ब्लॉक का होता है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके लिए देखो आपको एग्जाम में तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? N-1 D 1 to 10 NS 1 से 2। आपको एग्जाम में तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं होके ये होता है N-1 D 1 से 10 और NS 0 से 2। समझ गए क्या? यहां इस 1 का और इस 2 का 0 का ही फर्क आता है केवल। देखिए, आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरे डी ब्लॉक में आपको एस में कहीं पर भी 0 नहीं दिखेगा, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है पीडी पैलेडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे तो एनएस में 0 होगा, यानी सारे के सारे डी में, यानी वहां पर जो कौन सा 4D10 हो जाता है, और जो 5s होता है आपका 5s होता है वो 0 हो जाता है। समझ गए? 5s क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पर
पैलेडियम का ये वाला राइट होता है, ना कि ये वाला राइट होता है। ठीक है, तो आपको डी ब्लॉक का पता चल गया, एफ का पता चल गया, पी का पता चल गया और आपको एस का भी पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला टॉपिक है संयोजकता का, यानी जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें संयोजकता किस तरह की होती है, कैसी संयोजकता होती है। तो जरा देखो, संयोजकता दो तरीके से देखेंगे, एक तो हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष। ठीक है, संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष, हेडिंग आप डाल लेना, हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, और एक देखेंगे ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता। तो जरा देखो हाइड्रोजन के सापेक्ष जो संयोजकता होती है वो किस तरह से होती है, कब बढ़ती है, कब घटती है, क्या होती है। तो जरा हम उनके कंपाउंड बना के देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करता हूं मैं लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपकी नियोन तो वैसे अक्रिय होता है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो लिथियम में होता है LiH, इसमें होता है BeH2, ये बनता है BH3, ये बनता है CH4, ये बनता है NH3, ये बनता है OH2 यानी H2 हो गया, ये बनता है HF। ठीक है, अब देखो यहां पर जितने हाइड्रोजन यानी जितने बॉन्ड बने हुए होते हैं ना, एक्चुअल में संयोजकता उतनी होती है। क्या, जितने बॉन्ड बने हुए होते हैं किसी कंपाउंड में। देखो वैसे तो संयोजकता होती है किसी भी एलिमेंट की, उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो, या बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें 8 में से घटाने पे जो प्राप्त होती है वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे सोडियम की बात करूं तो बाह्यतम कोश में 3s1 होता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो कितनी होती है बाह्यतम कोश में, 7 होते हैं, एक तो 3s2 और 3p5, 5 और 2 7 होते हैं। बाह्यतम कोश तो यही है, 7 होते हैं। या तो इसकी संयोजकता आप 7 कह सकते हो, या फिर इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 7 माइनस कर दो, 7 में से 8 माइनस कर दो, तो कितनी संयोजकता हो जाएगी, 8 में से कर दो चाहे 7 में से, क्योंकि अगर आप माइनस में आ जाएगी तो वो ऑक्सीकरण अंक होगा। संयोजकता हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो 8 में से 7 को माइनस कर दो, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। ठीक है, संयोजकता हमेशा इस तरह से निकाली जाती है। अब जरा देखो हाइड्रोजन एक बंधा हुआ है तो यहां पर क्या होगी, 1 संयोजकता, यहां पर 2 संयोजकता, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 3, 2 और 1। तो देखो आपको आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे पहले संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर संयोजकता क्या हो रही है, वापस से घट रही है। समझ गए क्या, यहां पर देखो पीक पॉइंट पे 4 पहुंच गई, उसके बाद 3, 2, 1 हो गई, यहां पर भी 3, 2, 1 हो रही है। समझ गए क्या, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर निरंतर घट जाती है। समझ गए कि ये बात। इसके बाद देखो ये तो हो गई आवर्त में। अगर मैं इसी संयोजकता को अगर वर्ग में बात करूं तो वर्ग में हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता हमेशा क्या होती है, बिल्कुल स्थिर रहती है। क्या होती है, बिल्कुल स्थिर रहती है। आप लिथियम की बात कर लो तो भी LiH बनेगा, सोडियम की बात कर लो तो भी NaH बनेगा, पोटेशियम की बात कर लो तो भी KH बनेगा। तो यहां पर संयोजकता क्या होगी, एक ही होगी, किसी की भी मान लो आप। समझ गए क्या, ऐसे एक वर्ग में संयोजकता स्थिर होती है, चाहे वो ऑक्सीजन के सापेक्ष हो चाहे किसी के भी सापेक्ष हो। अब दरअसल क्या होता है कि पी ब्लॉक में सब जगह तो ये लग जाती है, लेकिन पी ब्लॉक में क्या होता है कि इफेक्ट काम करता है, उसे क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। और वो किसके कारण आता है, जो नाभिक है उसके अंदर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण वो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें त्याग नहीं पाता, इसलिए वो बाह्यतम कोश के 1-2 इलेक्ट्रॉन ही त्यागता है। जरा मैं बात करता हूं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो इनमें क्या होता है कि ये 3 संयोजकता दर्शाता है। ये कितनी दर्शाता है, 3, ये भी 3, लेकिन ये 1 और 1 दर्शाता है, ये भी 1 दर्शाता है। अब इसमें जो 1 संयोजकता होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें ये 3 भी दर्शाता है लेकिन 1 ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर कौन सा युग्म प्रभाव लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनमें ऊपर से नीचे जाने पे किसी एक वर्ग में संयोजकता स्थिर रहनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर स्थिर नहीं रह के क्या होता है, यहां पर संयोजकता नीचे जाने पे कम होने लगती है, जिसे कौन सा प्रभाव कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आज का ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता। किसके सापेक्ष, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता। तो देखिए ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता भी वही चीज होगी, किसी एक वर्ग में तो स्थिर रहेगी, लेकिन आवर्त में क्या होती है जरा देखना। आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर
और क्लोरीन। जरा देखो यहाँ पर क्या होता है, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। तो यहाँ पर देखो संयोजकता क्या है, अभी वही बॉन्ड वाली बात आ गई। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी है, यहाँ पर संयोजकता अगर बात करें तो यहाँ पर संयोजकता कितनी है इस एलिमेंट की, 1, यहाँ पर कितनी 2, यहाँ पर कितनी 3, यहाँ कितनी 4, यहाँ कितनी 5 और यहाँ 6 और यहाँ 7। देख लो जितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उस ऑक्सीजन में से जरा देखो यहाँ पर कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, 2 सोडियम इस तरह से होंगे। तो देखो एक सोडियम एक ही बॉन्ड बना तो संयोजकता कितनी होगी, एक ही होगी। यहाँ पर मैग्नीशियम देखो O और A से कुछ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ होगा तो 2 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर एल्यूमिनियम इस तरह से, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो 6 और 2 एल्यूमिनियम है तो 6/2, 3 आ गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 4/1, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10/2, वही 5 आ गया। इस तरह से यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे हाइड्रोजन के सापेक्ष तो पहले बढ़ रही थी फिर घट रही थी, लेकिन ऑक्सीजन के सापेक्ष हमेशा क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।